अब हम आते हैं अगले नाम पे और आपने चुना है बैंक ऑफ इंडिया को भी। बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। तो इसकी खास बातें क्या रही हैं और इस फंड हाउस के बारे में मुझे लगता है कि इसके काफ़ी सारे फंड जो हैं, वो कुछ समय से थोड़ा उनके प्रदर्शन में सुधार आया है। जी, तो ये जो फंड है खास करके राजीव जी, बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, ये आज के समय में अगर हम देखेंगे तो फंड साइज तो छोटा है, ठीक है, अराउंड 1,100 करोड़ का फंड है। लेकिन काफी अगर हम देखेंगे कि काफी वर्षों से इनका परफॉर्मेंस जो है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का, वो अच्छा रहा है। अगर मुझे याद अगर मैं सही तरीके से याद रखता हूँ तो आई थिंक इनका पहला नाम जो था, आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड करके हुआ करता था शायद से। अभी मुझे अच्छी तरह से याद नहीं क्योंकि सबके नाम अभी जो है उसको कॉमन नेम दिया गया है सबको। कंपनी का नाम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अब ये जो है, ये नोमेनक्लेचर जो है फॉलो करना पड़ रहा है। तो इस फंड में काफी हमने देखा है कि काफी वर्षों से ये फंड जो है वो टॉप 10 हो गया, ऐसे इसमें आते रहते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज फंड है ये। आज के समय में अगर देखें तो जैसे कोटक की बात थी, ये लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा है। ऑलमोस्ट 73% 74% जो है वो लार्ज कैप में है। फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका एलोकेशन ज्यादा है। और अभी हम देखेंगे, अगर बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक रिसेंट समय में थोड़े से कुछ टफ फेज से गुजरे हैं। तो अगर आज के समय में अगर हमारा एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा है, अगर और यहाँ पे अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर रिकवरी आती है तो कहीं ना कहीं ये फंड जो है उनको बेनिफिशियल होगा। उसके बाद एनर्जी और हेल्थ केयर, ये इनका टॉप 3 सेक्टर एलोकेशन आज के समय में है। सॉरी। ओके, तो इसके अलावा मतलब एक तो एलोकेशन है कि कहाँ इनका पोर्टफोलियो प्लेस्ड है। इसके अलावा क्या आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी देख रहे हैं पोर्टफोलियो में कि एक तो होता है कि बाज़ार में क्या चला है और एक होता है कि बाज़ार में क्या चलने वाला है। तो जी। क्या चाहे इस फंड को आपने चुना या बाकी जो भी अपने फंड चुने हैं, क्या उसमें कहीं पर ये रुझान भी है कि भई इनका पोर्टफोलियो इस तरफ टिल्टेड है, इसलिए शायद अगले 1-2 साल, 3 साल में ये बेहतर चलेंगे? तो अगर हम बात करें, और ये एक सेक्टर ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो समझ लीजिए जैसे हमने पिछले अगर 2-3 फंड जिनसे हमने डिस्कस किया, अब उन फंड्स में जब हम डिस्कस करें तो हम ये देख रहे थे कि अगर उनका जो सेक्टरल एलोकेशन है, कुछ फंड्स का डाइवर्सिफाइड है जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज नो डाउट सबका टॉप होल्डिंग रहेगा, राइट। लेकिन जो जो प्रपोर्शन जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो बदलते रहता है। हर एक फंड का एक अप्रोच होता है और उसको थोड़ा सा समझना हमको जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर अगर हम बात करें कोई, जैसे अभी समझ लीजिए अब हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर की, जहां पर आज के समय में 30% जो है उनका फाइनेंशियल सर्विसेज में है। अगर यहाँ से लेकर समझ लीजिए 1-2-3 वर्ष तक, और अगर इन्होंने इनको कंसिस्टेंटली इस एलोकेशन को रखा, तो जब बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जब जब रिकवर करते हैं तो ऐसे फंड्स को ज्यादा बेनिफिट होता है। तो कहीं ना कहीं हम उन सेक्टर्स में देखते हैं क्या स्टॉक्स होल्डिंग्स हैं, उनको भी हम देख के थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है, बिकॉज फंड मैनेजमेंट जो है हमको पोर्टफोलियो महीने के एंड में मिलता है सभी निवेशकों को, जिस तरह से हम देखते हैं, राइट, ठीक है। तो पूरे महीने में है ना बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, एलोकेशन चेंज होते हैं, और कब कौन से रेट पे खरीदा है वो सारी जानकारी मिलना उतना आसान नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब हम पोर्टफोलियो देखते हैं, उसके हिसाब से हम एक एक करके आगे बढ़ के उनको एक प्रॉपर ग्रिड में डालने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उसमें एक आपने सही कहा कि एक होता है कि क्या स्टॉक होल्ड करते हैं और क्या स्टॉक्स आगे जाके अच्छे करने वाले हैं। और खास करके जब हम देखें तो एज अगर हम देखें तो ज्यादातर हम टॉप 10 जो स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि टॉप 10 जो होते हैं वो तकरीबन आपका 35 या फिर 40 से 50 या फिर 55% पोर्टफोलियो का होता है। तो वहां पे देखना ज्यादा जरूरी होता है, और ये सारे एस्पेक्ट्स हम देख के हम हमारा पर्सपेक्टिव देते हैं।